हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें मैं कॉमन डिफरेंसेस बताती हूँ कि 2019 में जो कि लेबर कोड बिल आया था और 2020 में जो आया था उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। एक चीज़ और, जो 2020 के लेबर कोड बिल हैं उनके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो भी बनाऊंगी, हर किसी के ऊपर, तीनों के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंस आपको जाना ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका जो होगा प्रोसेस वो ईजी हो जाएगा समझने का, क्योंकि आपको 10 बुक्स नहीं उठानी पड़ेगी, 10 वीडियोस देखनी पड़ेगी। एक ही वीडियो में आपका जो सब कुछ है डाउट्स वगैरह वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम पार्ट 3 को डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक पार्ट 4 या पार्ट 5 आना तो मुश्किल है। पार्ट 4 में ही ये वाला जो कंटेंट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपके डिफरेंसेस जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने अब तक जो है तीनों एक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं कि जो वर्किंग आवर्स है और जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के अंदर चेंजेस लाए गए 2019 में 20 में वो क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2019 का जो बिल था उसमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट जो थी उसको ये कहा गया कि गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है कि किसी वर्कर के लिए मैक्सिमम डेली वर्किंग आवर्स क्या होंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए गए थे, बस गवर्नमेंट को कहा गया था कि आपको मेंशन करने हैं। पर ये जो 2020 का बिल आया उसने मैक्सिमम लिमिट जो थी वो 8 घंटे पर डे फिक्स कर दी। तो ये डिफरेंस है 2019 के बिल में और 2020 के बिल में। वहीं पे अगर हम विमेन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आपको ये चीज़ और पता होगी कि अभी जो है बेसिकली जब बजट आया था तो उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि जो फीमेल्स हैं उनको अब सभी सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट करने का राइट है, ठीक है। और अगर वो किसी हैजार्डस इंडस्ट्री में या फिर नाइट वर्क करती हैं तो उस टाइम जो भी एम्प्लॉयर होगा उसको ये एश्योर करना होगा कि उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। और ये नहीं कि सिर्फ जिस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वो वर्क कर रही हैं वहीं पर सेफ्टी का, वो जो आ जा रही हैं नाइट ड्यूटी अगर वो कर रही है तो वहाँ पे भी उनका ट्रांसपोर्ट का रिलेटेड सेफ्टी जो होगा वो सारा उनको एश्योर करना होगा ताकि उनकी जो एक तरीके से डिग्निटी है वो बनी रहे। तो अभी 2019 का जो बिल था उसमें बेसिकली जो फीमेल्स थी उनके लिए प्रोहिबिट किए गए थे कुछ एम्प्लॉयमेंट के जो सेक्टर्स थे जो कि डेंजरस ऑपरेशंस जहाँ पे होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 2020 का जो बिल था उनमें ये कह दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो डेंजरस ऑपरेशंस के अंदर उनको प्रोहिबिट किया गया था अब वो नहीं रहेगा। अब वो एंटाइटल्ड हैं कि वो सभी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एम्प्लॉयमेंट ले सकती हैं, वर्क कर सकती हैं। बट यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई गई कि अगर वो किसी हैजार्डस या डेंजरस ऑपरेशंस के अंदर काम कर रही हैं तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट से पहले प्रोवाइड उनको किए जाएं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वीमेन की बात हो गई, हमारी वर्किंग आवर्स की बात हो गई कि जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए क्या, और जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं। तो बेसिकली 2019 का जो बिल आया था उसमें एक माइग्रेंट वर्कर को एक ऐसा पर्सन बताया गया था जिसको कि कोई एम्प्लॉयर या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो रिक्रूट करता है किसी दूसरे स्टेट में। मतलब कि वो उसके पास आता ही, मतलब वो दूसरे स्टेट में जाता ही तब है जब उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, उसकी रिक्रूटमेंट हो जाती है। उससे पहले वो स्टेट में नहीं जाता है, ये बताया गया था 2019 में। और वहीं पे ये भी बताया गया डेफिनेशन के अंदर कि अगर वो कुछ ऐसी वेजेस जो है वो ड्रॉ करता है विद इन द मैक्सिमम अमाउंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसी के साथ जो है ये कहा गया, कोई यहाँ पे पेमेंट नहीं बताई गई, बस ये बताया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कुछ जो है वेजेस का अमाउंट बताएगी। जिस वर्कर को इतनी वेजेस मिलती है दूसरे स्टेट में जाके काम करने के लिए वो माइग्रेंट वर्कर हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे डाउट रह गया ना कि कितनी वेजेस। तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर करने के लिए 2020 का बिल आया जिसमें कि ये कहा गया कि एक वर्कर, कोई भी वर्कर अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी कॉन्ट्रैक्टर के रिक्रूट करने के बाद नहीं, पहले ही चला जाता है और फिर उस स्टेट में जाने के बाद उसको एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो वो भी माइग्रेंट वर्कर ही कहा जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये लाइन जो है मैं एक बार आपको रीड करके बता देती हूँ। तो 2000 बिल एड्स दैट एनी पर्सन हु मूव्स ऑन हिज ओन to another state and obtains employment there will also be considered as an interstate migrant worker। तो इतनी बात आपको समझ आ गई। और उसी के साथ जो ये यहाँ पे 2019 में इशू रह गया था कि मैक्सिमम अमाउंट जो था वो बताया नहीं गया था। 2020 का जो बिल आया उसमें ये कह दिया गया कि एक माइग्रेंट वर्कर, कोई भी वर्कर जो 18,000 रुपये महीना कमा रहा है या उससे हायर अमाउंट कमा रहा है उसको हम इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर कंसीडर करेंगे। और ये जो अमाउंट है ₹18,000 पर मंथ का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाई होगा। तो ये वाले चेंजेस हो गए आपके किसके बारे में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पर्सन जो है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। अभी आपने देखा होगा बजट में मैंने आपको क्या बताया था
कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया था। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड बजट में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, ये हमारा 2020 की ही जो करंट अफेयर थे उसमें आ चुका है। जो जनवरी फरवरी का टाइम था ना, उसी टाइम ये करंट अफेयर आ चुका था। अभी दोबारा इसको बताया गया है बस कि हाँ भाई आपके लिए ऐसी कोई स्कीम जो थी, जो उस टाइम सोची गई थी, वो हमने इम्प्लीमेंट कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि 2020 का जो बिल आया उसमें ये कहा गया कि जो पर्सन, मान लीजिए कि मैं अभी हरियाणा से हूँ और मैं पंजाब के अंदर जो है वर्क करने जा रही हूँ कोई भी, तो अब जो मेरा राशन कार्ड होगा वो पंजाब में भी और हरियाणा दोनों स्टेट्स के अंदर काम करेगा। जिस स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ उससे भी, और जिस स्टेट में मैं वर्क करने जा रही हूँ वहाँ पे भी। तो जो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसके बेनिफिट्स जो है वो मैं स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जो मेरा नेटिव स्टेट है दोनों में उठा सकती हूँ। और अभी बजट में क्या कर दिया गया है कि पूरे देश में मैं एक ही राशन कार्ड से कहीं भी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका बेनिफिट उठा सकती हूँ फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोशल सिक्योरिटी फंड के बारे में। तो 2020 का जो बिल था उसने कहा कि देखिए अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, उनके वेलफेयर की ज़रूरत है। तो अगर वेलफेयर की बात आ रही है तो हम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वर्कर्स काम करते हैं उनका तो पार्ट लेके उनको नहीं दे सकते ना अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, तो वरना तो फिर ऑर्गेनाइज वर्कर्स के साथ गलत हो जाएगा। तो इस वजह से एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया फॉर वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। इसमें बेसिकली क्या कहा गया कि ये जो तीनों कोड बनाए गए हैं इन कोड में पेनल्टीज लगाई गई हैं। ये जो पेनल्टीज आएगी इस अमाउंट को हम कहाँ पे कर देंगे, फंड में क्रेडिट कर देंगे। मतलब कि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए फंड बनाया है, जो पैसा पेनल्टी से आया अब हम उस फंड के अंदर वो पैसा डाल देंगे और फिर वो वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आया सोशल सिक्योरिटी फंड का। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या कॉमन इश्यूज रहे हैं इन तीन जो लेबर बिल्स आए हैं उसके बारे में। यहाँ सबसे पहले डेफिनेशन हम बार बार बोल रहे हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है क्या, इस चीज़ के बारे में बात आ रही है। तो जो तीनों लेबर बिल्स है उसमें बेसिकली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो है वो नाम आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपको बताई थी कि 2020 के बिल में ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट इज पीएसयू की अथॉरिटी होगी, मतलब कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी, चाहे उस यूनिट के अंदर, उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 50% से भी कम हो जाए। अब आप एक सिंपल सी चीज़ देखिए कि आप कोई बिजनेस खोलते हैं, उसमें जो है 51% शेयर आपका है, 49% शेयर आपके किसी फ्रेंड का है। तो आप कह सकते हैं ना यार मेरा 2% शेयर ज़्यादा है तो आई एम द ओनर ऑफ दिस एस्टेब्लिशमेंट। बट यहाँ पे जो ये चीज़ है ये 2020 के बिल से रिमूव कर दी गई है। ये कहा गया है कि अगर कोई पीएसयू है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट 50% से कम है तो भी वो उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि आप ये देखिए पिछले 2-3 साल से कितनी डिसइन्वेस्टमेंट की जा रही है। इवन अभी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर तो इतने मीम्स भी बन रहे हैं कि जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उनका गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो अगर हर तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो उससे गवर्नमेंट के हाथ में तो पावर रहेगी नहीं। इस वजह से ये जो 2020 का बिल आया है उसमें ये अमेंडमेंट की गई है। तो ये जस्ट गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक है अपनी ओनरशिप रखने का प्लस चीज़ों को डिसइन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, मैं कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, पॉलिटिकल तो कमेंट मत करना प्लीज़ इसके लिए, जस्ट मैंने आपको बताया है कि इसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो होगा वो उस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अपना पूरा जुरिस्डिक्शन रखेगा। और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो यहाँ पे काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये जो 3 लेबर बिल आए हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट को रूल मेकिंग के थ्रू एसेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर डेलीगेट करने का करते हैं, मतलब कि उनको पावर प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी पावर यहाँ पे गवर्नमेंट को दी गई है, जैसे कि मान लीजिए कि ले ऑफ जो होता है, मैंने आपको इसके डेफिनेशंस बता रखे हैं पहले तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। रिट्रेंचमेंट है, क्लोजर है, तो इनके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करने की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। और ऐसा नहीं है खाली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दी गई है, बस गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जिस भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर ये काम कर रहे हैं। उसी के साथ जो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं उनका थ्रेशोल्ड की किस मतलब कि कितना नंबर जो है उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर होना चाहिए जिनके ऊपर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को स्पेसिफाई करना, ये बताना कि वर्किंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, ये सारे होंगे गवर्नमेंट के काम। अब ठीक है, अब यहाँ पे एक इशू आता है, क्वेश्चन रेज होता है
कि हम बात तो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट करेगी, पर क्या मतलब कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, चाहे वो अपनी लोकसभा हो या फिर स्टेट्स की हो, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो लेजिस्लेचर है वो करेंगे इसके ऊपर डिसीजन, या फिर जो हमारी सरकार है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स हैं वो वर्क करेंगे। तो इस चीज़ का जो क्वेश्चन का आंसर है वो अभी आपको अगली वाली स्लाइड में मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो 2019 का सोशल सिक्योरिटी बिल को जब एग्जामिनेशन किया जा रहा था तो उसमें ये कहा गया स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर के थ्रू कि जो बिल है वो डेलीगेट करता है रूल मेकिंग बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक पावर्स दी गई है वो मिनिस्ट्री रिव्यू को दी गई है, मतलब जो लेजिस्लेचर होगा वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज होंगे वो जो है डेलीगेशन करेंगे बिल के लिए, जो पावर्स है वो मिनिस्टर्स के पास है ना कि लेजिस्लेचर के पास है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। वहीं पे पावर की बात की जाती है कि अगर मान लीजिए कि ये 3 लेबर कोड्स आए, ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है, हम नहीं चाहते कि उसके ऊपर वो जो बिल्स हैं या फिर वो जो लॉज हैं वो अप्लाई हो। तो पावर टू एग्जाम एस्टेब्लिशमेंट किसके पास है? तो 2020 का जो बिल आया उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर जो है गवर्नमेंट को ये कहा गया कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को एग्जम्प्ट कर सकती है, किसी भी क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट को, फ्रॉम इट्स प्रोविजन इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज़ है तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को जो है एग्जम्प्ट किया जा सकता है कि उनके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी, कोर्ट के जो बिल्स है वो अप्लाई नहीं होंगे। वहीं पे 2020 के बिल जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर आया उसमें ये भी कहा गया कि मतलब कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो किसी एस्टेब्लिशमेंट को एक पीरियड के लिए, ज़रूरी नहीं है हमेशा के लिए, अगर वो चाहे तो थोड़े टाइम पीरियड के लिए भी एग्जम्प्ट कर सकती है। और वो किस तरीके से करेगी? एक नोटिफिकेशन के थ्रू करेगी। उसी के जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी अनेबल किया गया कि अगर आपके स्टेट में कोई न्यू फैक्ट्री आ रही है तो ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड की जाए उस फैक्ट्री के थ्रू। तो अगर न्यू फैक्ट्री कोई बनी है और उसके ऊपर आप इतनी सारी लॉज लगा देंगे तो वो तो पहले ही दब गया ना कि यार मैं क्या क्या करूँ, इसमें लॉज को फॉलो करूँ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करूँ। तो न्यू फैक्ट्रीज जो है उनके ऊपर ये प्रोविजंस को एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 थी उसमें इन एग्जाम्पशंस को परमिट किया गया था, पर यहाँ पे जो एग्जाम्पशंस की गई थी वो खाली पब्लिक इंटरेस्ट में की गई थी और इसकी जो लिमिट रखी गई थी वो 3 मंथ्स की रखी गई थी। बट इस चीज़ को जो है अभी रिमूव कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट जितने टाइम के लिए चाहे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसको हटा सकते हैं, ठीक है। फिर जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास एक वाइड डिस्क्रिशन होता है, मतलब अपनी खुद की एक सोच समझ होती है कि वो इस बिल से किस किस को एग्जम्पशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हर फैक्ट्री को जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ काम करते हैं, तो उसको एग्जम्पशंस यहाँ पे दिया जाएगा। और कौन कौन से एग्जम्पशंस होंगे? जैसे वर्किंग आवर्स से रिलेटेड हो गया, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, रिट्रेंचमेंट प्रोसेस है, कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इन सब की जो है बेनिफिट एग्जम्पशंस दिए जाएंगे। अब ये चीज़ देखने की कुछ वर्कर्स जो है उनको इन बिल्स के अंदर कवर नहीं किया गया। तो कौन से वो वर्कर्स है? तो जो बिल ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आया है वो पहली बात सभी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है वो सेपरेट रखी गई है। मतलब बेसिकली यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने ये कहा कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है वो छोटी है और उसके ऊपर आप थ्रेशोल्ड लगा देते हैं कि इतना अमाउंट के वर्कर मतलब इतने नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो आप रखेंगे तभी आप जो है किसी चीज़ से एग्जम्प्ट हो पाएंगे। तो ये वाला जो प्रोविज़न है ये यहाँ पे ख़त्म किया गया है और ये कहा गया है कि बिल ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर जो है वो सर्टेन साइज का एक एस्टेब्लिशमेंट रहेगा, बट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसके ऊपर कोई भी एक थ्रेशोल्ड मेंटेन नहीं किया गया है। बट जो सोशल सिक्योरिटी का बिल है और जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का बिल है उसमें एक सर्टेन साइज के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट होगी उसके ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है। और ये बेसिकली जो नंबर रखा गया है वो 10 से 20 का रखा गया। अभी हमने पिछली जो स्लाइड से उसमें डिस्कस भी किया था कि किसके अंदर क्या चेंजेस रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो है एक आर्ग्यूमेंट आया है कि अगर कोई कंपनी है वो तो मतलब कि अपने आप को लेबर लॉज से एग्जम्प्ट करने के लिए कि यार मेरे ऊपर कभी लेबर लॉज लगे ना, तो वो अपना जो नंबर है लेबर्स का वो बढ़ाएगी ही नहीं। तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पे काम किए गए हैं। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट एप्लीकेशन ऑफ लेबर लॉज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज डिजायरेबल टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन इन्फेंट इंडस्ट्री। तो इन्होंने कहा कि देखिए सरकार का तो ये काम है कि जो इन्फेंट इंडस्ट्री है, मतलब जो अभी अभी जस्ट बनी है इंडस्ट्री, उसके ऊपर कंप्लायंस बर्डन
बर्डन ना पड़े कि लॉज को कंप्लाई करना है उनको, ये काम करने के लिए किया गया है। बट इसका एक एडवर्स इफेक्ट क्या है कि वो जो गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट बनी है वो अपने ऊपर लॉज अप्लाई ना करने के चक्कर में अपने एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाएगी नहीं, इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं होएगी इससे, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ठीक है हमारा नंबर छोटा रहे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट छोटी रहे, तो हम जो लेबर रेगुलेशंस है उनके साथ कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमें और हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये वाली स्लाइड है। उसके बाद जो कहा गया, ये कहा गया कि अगर ऐसा कुछ इन्फेंटाइल एस्टेब्लिशमेंट है और उसके ऊपर आप नहीं चाहते हैं कि रेगुलेशंस हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर चेंजेस लाते रहने हैं ताकि कोई भी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ज़्यादा दिनों तक लेबर लॉ से बच ना सके। फिर स्ट्राइक्स और लॉकआउट की बात करते हैं, तो जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है उसमें स्ट्राइक्स और जो लॉकआउट्स है उनको डिफिकल्ट कर दिया गया है। 2020 का जो बिल आया उसमें कहा गया कि अगर आपको कोई स्ट्राइक करना है, कोई लॉकआउट करना है, तो उसका आपको 14 दिन पहले जो है वो प्रायर नोटिस देना है। 14 डेज पहले आपको नोटिस देना है कि हम कोई स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं या लॉकआउट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो स्ट्राइक है इसकी परमिशन आपको मिल ही जाएगी। एक पॉइंट और कि ये जो नोटिस आप देंगे 14 डेज पहले कि हमें जो है स्ट्राइक करनी है, वो जो नोटिस होगा वो मैक्सिमम 60 डेज के लिए वैलिड रहेगा। मतलब जब आपने नोटिस दे दिया उसके 60 दिन तक, 2 महीने बाद तक आप कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। आपने पहले नोटिस दे दिया, अगर 60 दिन पूरे हो गए तो उसके बाद आपको न्यू एक फ्रेश नोटिस देना होगा। तो बिल जो है वो प्रोहिबिट करता है स्ट्राइक और लॉकआउट्स को, बेसिकली कि मान लीजिए कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रहा है, जिस भी वजह से जो है आप स्ट्राइक कर रहे हैं उसका कंसिलिएशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसके टाइम में और उसके 7 दिन तक जो है स्ट्राइक करते हैं तो उसको गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है कि अभी कंसिलिएशन प्रोसेस चल रहा है तो आप स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, पहले डिसीजन तो आने दीजिए। और उसके अगले 7 दिन तक भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि 7 दिन जो है वो आदमी थोड़ा सोचने समझने में लगाता है कि क्या पता यार हमारे लिए कोई फ़ायदा ही हो। 7 दिन बाद तक भी आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होता तो फिर आप बाद में स्ट्राइक कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर कोई ट्रिब्यूनल है उसकी प्रोसीडिंग हो रही है, उससे पहले, उसके दौरान और उसके 60 दिन बाद तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ रहे हैं कि कॉन्सिलिएशन के टाइम में 7 डेज का टाइम दिया गया है आपको, और अगर ट्रिब्यूनल कोई प्रोसीडिंग करेगी तो आपको 60 डेज का टाइम दिया जाएगा। मतलब 60 डेज तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, ये आपके लिए प्रोहिबिटेड होगा। तो ये जो होती है, ये वाला जो बिल लाया गया है, ये बेसिकली क्या है कि वर्कर्स का जो स्ट्राइक का और लॉकआउट का होता है, प्रोसीजर होता है, उसको इनेबल करता है कि इससे फिर आगे वो नहीं कर पाते। अगर 60 दिन का गैप आ जाता है तो वो फिर दोबारा वो एंथुजियाज्म गेन करना और फिर दोबारा स्ट्राइक करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो बिल है वो ये भी कहता है कि एक प्रायर नोटिस जो है वो आपको कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के साथ शेयर करना होगा। मतलब जो भी आप नोटिस देंगे, प्रायर नोटिस देंगे 14 डेज पहले, तो वो आपको किसे देना होगा, कंसिलिएशन ऑफिसर को देना होगा। और कितने दिन में देना होगा, विदिन 5 डेज देना होगा जब आपको ये जो स्ट्राइक है ये शुरू करनी है। और वहीं पे कंसिलिएशन, जैसे ही आप वो नोटिस कंसिलिएशन ऑफिसर को जाके देंगे, जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। और उसमें फिर जैसे ही स्टार्ट हुई कंसिलिएशन, तो रूल क्या बनाया कि कंसिलिएशन के टाइम आप स्ट्राइक कर ही नहीं सकते, तो आपका जो स्ट्राइक और जो लॉकआउट होगा वो इस पीरियड के लिए प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। अगर कंसिलिएशन सक्सेसफुल नहीं हुई तो फिर आपके पास ये जो ऑप्शन है कि आप ट्रिब्यूनल के पास जाके अपनी एप्लीकेशन दीजिए। और ये जो एप्लीकेशन है ये कोई सी भी पार्टी दे सकती है, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रही है वो भी, और जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी कर सकती है। और अगेन जो है फिर वही चीज़ आ गई कि अगर ट्रिब्यूनल में प्रोसीडिंग चल रही है तो आप उस टाइम में प्रोहिबिशन है आपके ऊपर कि आप स्ट्राइक कर ही नहीं सकते हैं। और ये जो टाइम होगा ये कितने दिन तक बढ़ जाएगा, 60 दिन आगे तक बढ़ जाएगा कि 60 दिन तक आप कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो 2020 का बिल है उसमें मॉडिफिकेशंस लाई गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि यही वाले जो प्रोविजंस अभी हमने स्ट्राइक के और चीज़ों के देखे, तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर भी प्रेजेंट थे, पर ये बेसिकली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए था। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से आप क्या समझते हैं, जैसे रेलवेज हो गया, आपका वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन सर्विसेज है, तो जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसमें अगर आप इस तरीके के स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स करेंगे तो उससे तो एक जो नॉर्मल रूटीन है वर्क का वो बिगड़ जाएगा। वाटर सप्लाई अगर आप रोक देंगे तो लोग पानी कैसे पिएंगे। तो इस वे में जो है 2002 के अंदर जो नेशनल कमीशन ऑफ लेबर था उसने जस्टिफाई किया था कि देखिए ऐसी इंडस्ट्री जो कि पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है
उनको ये वाले जो मतलब कि हम कर रहे हैं, हम उनके ऊपर जो ये प्रोहिबिशन लगा रही है बिल्कुल रैशनल है, मतलब रीजनेबल है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल की जो लाइफ्स है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो रैशनल था सभी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक्सटेंड करने का, ये अभी अनरैशनल है कि चलिए ठीक है, वो तो हमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे तो आपने उसके ऊपर लगा दिया, तो हम उसका रीजन समझते हैं। पर अब हर सभी एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर जो ये प्रोविजन एक्सटेंड किया जा रहा है कि आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, तो वो अभी अनक्लियर है। स्टैंडिंग कमेटी जो बनी थी 2019 के बिल के अंदर, उसमें ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो खाली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के ऊपर ही लगेंगी। बट इसके बारे में 2020 के बिल में ऐसा कुछ डिटेल में नहीं दे रखा है, बस जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए स्टार्टिंग के वो इसमें दे रखे हैं। ठीक है, तो आज हमने पार्ट 3 यहाँ पे डिस्कस करा। वीडियो मैंने छोटी इसलिए रखी है क्योंकि पहले की 2 वीडियोज़ बहुत लंबी हो चुकी है आज की। ठीक है, तो कल वाली वीडियो में आई थिंक ये कवर हो जाएगा, बट अगर नहीं भी हुआ तो पार्ट 5 इसका आएगा और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।